नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। पीआईबी न्यूज एनालिसिस नाम से ही यहां पर स्पष्ट है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऐसी न्यूज पब्लिश करता है जिसको स्टूडेंट्स अपने एग्जाम्स के अंदर काफी यूजफुल तरीके से यूज कर सकते हैं। खासतौर पर पीसीएस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने प्रीलिम्स में स्टेटमेंट्स वाले जो एमसीक्यू आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए, मेंस के अंदर सब्जेक्टिव पेपर में किसी भी आंसर को करंट अफेयर से एनरिच करने के लिए आप लोगों को पीआईबी न्यूज एनालिसिस पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हम लोग मार्च के लास्ट वीक को आज कवर करने वाले हैं। पूरा मार्च मंथ जो है वो हम लोग कवर कर लेंगे। 22 से लेकर 31 तारीख तक जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उनको हम लोग कवर करते हैं। आप लोग मुझे टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिए, दीपक इंदौरा ऑफिशियल ज्वाइन कर लीजिए मुझे यहां पर, और जितने भी लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस होते हैं, पीडीएफ होती है, वो आप लोगों को अवेलेबल करवा दी जाती है। शुरू करें, चलिए। हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे भारत की डिजिटल भुगतान क्रांति दुनिया को प्रेरित कर रही है। हाउ इंडियाज डिजिटल पेमेंट रेवोल्यूशन इज इंस्पायरिंग द वर्ल्ड। पूरे विश्व को कैसे प्रेरित कर रही है। आज घर घर के अंदर यूपीआई सिस्टम को, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जैसे सिस्टम को हर व्यक्ति जो है वो जानता है। यहां तक कि हमारी हैबिट्स ऐसी बन चुकी है कि हम लोग अगर 10-20 रुपए का पेमेंट भी करते हैं तो भी मोबाइल से होगा, मतलब शाही अंदाज के अंदर होगा। फिर हम लोग बात करेंगे कि ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस की, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने रिसेंटली 2023 जो आप लोग को पता है मिलेट्स का ईयर है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मृत्यु दंड पर उच्च न्यायपालिका जो है उसके कदम पर बात करेंगे। ऑन द हायर जुडिशरी मूव ऑन द डेथ पेनल्टी। इंडियाज डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैव इरोडेड सिग्निफिकेंटली। क्या भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में काफी गिरावट हुई है। रिसेंटली हम लोग राहुल गांधी जी के केस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे यूएन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 के बारे में। थोड़ा सा आज लेक्चर को हम लोग तेजी से पढ़ेंगे, है ना। तो क्या भारत का जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है इसने वाकई में दुनिया को प्रेरित किया है। क्योंकि आज हम लोग जिस तरीके से, जिस ग्रोथ रेट के साथ में हम लोग इसको काम में ले रहे हैं, उस हिसाब से लगता है कि भारत जो है वो बहुत आगे निकल चुका है, खासतौर पर डिजिटल पेमेंट में। यूएसए भी ये देखता होगा कि यार ये भारत कर क्या रहा है। समझ में नहीं आ रहा उसको कि क्या भारत के लोग इतने लिटरेट हो चुके हैं कि हर व्यक्ति मोबाइल से पेमेंट करने को लग रहा है, हर व्यक्ति का अकाउंट अपने पास में है ना। तो डिजिटल पेमेंट सिस्टम होता क्या है, कैसे वर्क करता है, क्या इसके सिग्निफिकेंस है और इसमें क्या सुधार करने की जरूरत है। क्या वाकई में हम लोगों ने अमेरिका, चाइना जो है इनको पीछे छोड़ दिया है और भारत जो है इनसे आगे निकल चुका है। बात करेंगे। इस साल जनवरी में, मतलब 2023 की ये बात हो रही है, 2023 में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पर लगभग 200 बिलियन डॉलर के लगभग 8 बिलियन जो है लेन देन हुए हैं। समझ रहे हैं आप लोग, 800 करोड़ रुपए, मतलब अमाउंट देखिए। और ये सब जो है पेमेंट जो है केवल मोबाइल से हो रहे हैं, है ना। और ये तो इतने लेन देन हैं, और टोटल जो है 2 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। 800 करोड़ जो है वो ट्रांजेक्शन हैं। डिजिटल पेमेंट होता क्या है। एक डिजिटल भुगतान को कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक भुगतान जो है कहते हैं, हम लोग डिजिटल पेमेंट कहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से हम लोग इसको ट्रांसफर करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट भी हम लोग कह देते हैं। एक डिजिटल डिवाइस जैसे मोबाइल फोन, पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल्स, कंप्यूटर का उपयोग करके जो है पेमेंट एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। और इनको यूज करने के लिए यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी, ठीक है, 123 पे, यूपीआई लाइट, बहुत सारे ऐसे हैं। आईएमपीएस हम लोग करते हैं, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज का हम लोग यूज करते हैं, आधार का हम लोग यूज करते हैं। तो बहुत सारे हमारे पास में पेमेंट गेटवेज हैं। जितने भी भुगतान होते हैं इनमें से 40% डिजिटल है, उनमें से लगभग 50% हैं, ठीक है। मतलब टोटल जो है वो लगभग कितने 40% डिजिटल तरीके से पेमेंट किया जाता है, जितने भी पेमेंट टोटल है। 2022 में तत्काल डिजिटल लेन देन का मूल्य संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस एक साथ संयुक्त लेन देन से 4 गुना अधिक था। समझ रहे आप लोग। मतलब वाकई में अमेरिका ये सोच रहा होगा कि यार हम जितना पेमेंट कर रहे हैं, मतलब वहां पर अगर 4 लोग पेमेंट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे 16 लोग पेमेंट कर रहे हैं, है ना। और इनके ये मान के चलिए, ये जैसे मान लीजिए कि ये सब मिलके जितना पेमेंट कर रहे हैं उससे 4 गुना हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। तो हम लोग बड़ा डिजिटल लिटरेट हो चुके हैं। पेमेंट का इकोसिस्टम हम लोग समझेंगे। बेसिकली कस्टमर होता है वो हमेशा पेमेंट को इनिशिएट करता है, मर्चेंट जो पेमेंट को एक्सेप्ट करता है, फिर बैंक जो है इसमें एक थर्ड पार्टी होता है जो कि इस पेमेंट को सिक्योर करता है, ठीक है। और फिर इश्योर बैंक होता है, एक मतलब एक तो होता है कस्टमर का बैंक, एक होता है एक्वायर का बैंक।
दोनों आपस में लिंक होते हैं जिस नेटवर्क के थ्रू वो होता है मास्टर कार्ड, वीजा वगैरह। तो ये सब अमेरिकन कंपनीज है वैसे तो। और जब भी कोई एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर होता है तो ये अपने ट्रांजेक्शन चार्जेस वहां पर लगाते हैं। फिर हम लोग बात करें कि डिजिटल पेमेंट होने के लिए आपके पास में खाता भी होना चाहिए, बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। तो जनधन खाते 2022 तक 46 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए, जिनमें से 56% महिलाओं के खाते हैं, अकाउंट्स हैं। 67% जो है वो ग्रामीण है, 67% जो है वो कहाँ के हैं, रूरल एरिया के हैं। सेमी अर्बन एरिया के अंदर जो है वो भी अकाउंट्स ओपन किए गए हैं। लगभग आज 99% जो यूथ है उनकी बायोमेट्रिक पहचान संख्या भी आज हमारे पास में है, जिसमें 1.3 बिलियन से अधिक आईडी कार्ड जारी हो चुके हैं। मोबाइल फोन्स की बात करें तो कॉस्ट ऑफ डेटा ड्रॉप्ड बाय 95% सिंस 2016। तो 2016 के बाद से डेटा की लागत में 95% जो है गिरावट आई है। ये क्या है, टूल्स यूज फॉर डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम। तो मतलब जो हम लोग कैश में लेन देन करते हैं वो काफी हद तक अब जो है गिर चुका है। जैम ट्रिनिटी की बात करें तो ट्रिनिटी ने भारत में उड़ान भरने के लिए ई कॉमर्स, फूड डिलीवरी, ओटीटी कंटेंट जैसे वर्टिकल जो है उनको बढ़ावा दिया है। अब आप लोग इंटरनेट यूज करते हैं तो केवल पेमेंट के लिए नहीं, बहुत सारे ई कॉमर्स वहां पर, फूड डिलीवरी, ओटीटी। ओटीटी की फुल फॉर्म मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ओटीटी की फुल फॉर्म क्या होती है। फिर हम लोग बात करें कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बेसिकली 2016 के अंदर ये लॉन्च किया गया था। यह एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है जिसे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एक इंटर ऑपरेटेबल जो प्लेटफॉर्म है इसके साथ में जोड़ा था, जो सीधे पेमेंट की जो है वो फैसिलिटीज को अवेलेबल करवाता है। फिर हम लोग बात करें आईएमपीएस की, तो आईएमपीएस भी एक मोबाइल एप्लीकेशन जैसे सेवा होती है, या हम लोग कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप से भी इसका यूज करते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने के लिए। बस पेमेंट जब ज्यादा बड़ा होता है तो मर्चेंट टू मर्चेंट, मर्चेंट टू पर्सन, इसको हम लोग यूज करते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है कि वाकई में आज डिजिटल पेमेंट इतना आसान हो चुका है, बस यूपीआई कोड जो है वो लगाइए और पेमेंट ट्रांसफर। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इजी हो चुका है। अब हर वक्त कैश लेके आपको घूमने की जरूरत नहीं पड़ती। आप शाम को निकलते हैं और बिल्कुल घर के कपड़ों में एक फोन लिया और रवाना। हाँ, बस कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे मेरे साथ में एक प्रॉब्लम हुई थी कि मैं एक जो है वो शॉप पर गया था और मैंने वहां से बिस्किट्स वगैरह कुछ ले लिए थे। अब उस दिन क्या कि मेरे जेब में मोबाइल ही था, लगभग 300-400 रुपए का मैंने कुछ सामान लिया और सामान लेने के बाद जैसे मैं पेमेंट करने लगा, बार बार पेमेंट फेल हो रहा था। दुकानदार कहता है, भैया आप एक काम कीजिए, सामान ले जाइए, पैसे बाद में दे जाना। फिर मैंने उस दिन एक सीख ले ली कि हमेशा इसके ऊपर भी डिपेंड नहीं रहना है ना। चलिए, तो बेसिकली एनकरेज करता है एंटरप्रेन्योरशिप को, क्योंकि इसमें ट्रांजेक्शन चार्जेस काफी कम होते हैं, सिक्योरिटी होती है, हमेशा इसकी एक जो है पूरा अकाउंट इसका मेंटेन होता है, ऑटोमेटिक मेंटेन हो जाता है। जब आप पेमेंट का ट्रांसफर करते हैं तो पासबुक के अंदर एंट्री ऑटोमेटिक हो जाती है। तो ये जो है इसका बहुत अच्छा सिग्निफिकेंस है। तो और हम लोग क्या देखें, द सिग्निफिकेंस बिहेवियरल शिफ्ट फ्रॉम ए कैश ड्रिवन इकोनॉमी। तो ये क्या हो चुका है कि कैश से हम लोग किस में आ चुके हैं, डिजिटल के अंदर आ चुके हैं। उद्योगों में इंटरनेट और डिजिटल तकनीकों को व्यापक रूप से जो है वो अपनाना, डिजिटल इवोल्यूशन। अमेरिका के अंदर बेसिकली क्या है कि अमेरिका में तो अगर अमेरिका की बात करें तो डिजिटल इवोल्यूशन वहां पर आया, बहुत सारे लोगों ने जो है इसका यूज किया। इकोसिस्टम जो है बेसिकली इकोसिस्टम प्लेस मतलब फोकसिंग ऑन कोर एसेट्स एंड कैपेबिलिटीज एंड कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट इन देम। तो बेसिकली लगातार निवेश होता रहता है, मार्केट के अंदर पैसा आता रहता है, उसको इजीली रोटेट करने के लिए ये जो पैसा है वो क्या करता है, डिजिटल पेमेंट जो है वो इसको बहुत हेल्प करता है। इसको हम लोग डिजिटल इवोल्यूशन के रूप में जानते हैं। चाइना से कंपैरिजन करें तो बेसिकली वहां पर भी डिजिटल इवोल्यूशन आया, लेकिन मोबाइल फर्स्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म लीड बाय पेमेंट्स रिजल्टिंग इन द इमर्जिंग ऑफ सुपर एप्स। मतलब हर किसी चीज के लिए अवेलेबल नहीं था, वहां पर कुछ स्पेसिफिक कुछ एप्स थी, उनके थ्रू ही पेमेंट हो सकता था। आज हम लोग चाहे किसी से भी आप लोग ट्रांसफर करते हैं तो सीधा एक अकाउंट में चला जाता है। ये फायदा है इंडिया के अंदर। जो फैसिलिटीज चाइना ने, अमेरिका ने प्रोवाइड नहीं करवाई, जर्मनी ने प्रोवाइड नहीं करवाई, फ्रांस ने भी प्रोवाइड नहीं करवाई, वो हमने इंडिया के अंदर प्रोवाइड करवाई। इसीलिए उनका जो ट्रांजेक्शन होता है उससे 16 गुना जो है वो इंडिया ने करके दिया। और स्मार्टफोन जो थे, खासतौर पर इंटरनेट और स्मार्टफोन चाहिए, और पीपीपी मोड के जो है बेसिस पर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मोड पर ये सारा काम जो है वो अच्छे से होने लगा। ठीक है, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। इंडिया के अंदर जो है आप लोग को मैंने बता ही दिया कि इंडिया के अंदर बहुत जल्दी ये चीजें आई, और खासतौर पर जियो ने भी काफी हेल्प की। जब जियो ने अपना इंटरनेट फ्री जब वो देने लगा तो उसके बेसिस पर लोगों ने बहुत सारा इंटरनेट जो है आसानी से सीख लिया, और ऊपर से फिर डिजिटल क्रांति भी, डिजिटल इवोल्यूशन जो है, रिवोल्यूशन कहेंगे हम लोग, वो भी इंडिया के अंदर आया। अब ये जो है डिजिटल
भुगतान प्रणाली है, यूपीआई सिस्टम है। इसको इंडिया वाले यूपीआई सिस्टम को सिंगापुर, यूएई, ओमान, सऊदी अरब, मलेशिया, फ्रांस, इन सब ने जो है अपना लिया। भारत ने 13 देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जो डिजिटल भुगतान के लिए यूपीआई इंटरफेस को अपनाना चाहते हैं, ठीक है। और खास तौर पर सिंगापुर, और आप लोगों को पता होगा कि सिंगापुर के तर्ज पे ही हम लोग स्मार्ट सिटीज जो है वो बना रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय बैंक संघ खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली संचालित करने के लिए एक पहल जो है वो की गई है, ठीक है। तो 2008 में एक अधिनियम जो है वो पारित किया गया था, 2000 निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। इसके तहत जो है एनपीसीआई की स्थापना की गई। तो एनपीसीआई विदेशों में यूपीआई और रुपए जैसी घरेलू भुगतान तकनीकों को लोकप्रिय बनाने और अन्य देशों के साथ भुगतान तकनीकों का सह निर्माण करने के लिए एनपीसीआई की सहायक कंपनी है। चलिए मोदी जी की बात करेंगे। मिलेट्स ईयर 2023 है ना, बहुत गजब है। मतलब मोटा अनाज जो है इसको हम लोग को बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए। और आप लोग को पता है कि जब ब्रिटिश भारत के अंदर आए थे तो वो केरल के तट पर सबसे पहले आते हैं और मसालों को वहां पर लेके जाते हैं, और भारत के मसाले उनको इतने पसंद आते हैं कि फिर उन्होंने भारत से इतना ज्यादा इंपोर्ट जो है बढ़ा दिया था कि भारतीयों के लिए मसाला कम पड़ने लग गया था, खासतौर पर काली मिर्च है ना, ब्लैक पेपर। खैर अभी हम लोग बात करते हैं ग्लोबल मिलेट्स सम्मेलन की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है उन्होंने उद्घाटन किया है। क्या बैकग्राउंड है, और काफी अच्छा टॉपिक है ये। तो आप लोग को पता है कि मिलेट्स मतलब बाजरा, बाजरा जो है बाजरे को 2023 के लिए एक अन्न जो है वो घोषित किया गया है। तो उसके अंदर हाई फाइबर्स जो है वो होते हैं, हाई फाइबर्स फूड होता है ये, और हेल्थ के लिए काफी अच्छा होता है, सम्मेलन के अंदर कहा है मोदी जी ने। तो भारत के प्रस्ताव के आधार पर वर्ष 2023 को यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष जो है वो घोषित किया गया 2023 को, ठीक है। फिर 2023 को एक जन आंदोलन बनाने और भारत को बाजरा के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए सभी हितधारकों को बाजरा के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जो है वो लगाया जा रहा है। भारत में ग्लोबल मिलेट्स सम्मेलन का आयोजन इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। यह कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था, ठीक है। श्री अन्ना गांव के साथ साथ गरीब से भी जो है बेसिकली ये जो है अन्नदाता के बारे में बात कर रहा है ना, इसलिए यह भारत समग्र विकास का माध्यम बन रहा है। श्री अन्ना यानी कि देश के एक छोटे किसानों के लिए समृद्ध के जो है द्वार खोलता है। ये बेसिकली एक कॉन्फ्रेंस के अंदर एड्रेस किया गया है किसानों को। करोड़ों देशवासियों के लिए पोषण की आधारशिला है। आदिवासी समाज का अभिनंदन जो है इस मतलब देखिए आप लोग इसमें समझिए कि बाजरा, जैसे हम लोग बाजरे की बात करते हैं तो बाजरा जो है वो जितने भी डेवलप्ड नेशंस हैं वो तो इसको प्रोडक्शन करते ही नहीं है। खासतौर पर इंडिया जैसे जो देश हैं और खासतौर पर आदिवासी क्षेत्र वहां पर डेवलप करते हैं। कम पानी के अंदर ये फसल जो है अधिक प्रोडक्शन देती है और इसमें किसी भी केमिकल का यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और ये जलवायु परिवर्तन में से लड़ने में बहुत मदद करती है, क्योंकि केमिकल अगर आप लोग यूज ही नहीं करेंगे है ना, तो केमिकल यूज नहीं करेंगे तो वो हमारी बॉडी के अंदर भी इंसर्ट नहीं हो पाएंगे और हम लोग हमेशा हेल्दी रह पाएंगे। और हेल्दी रहेंगे तो हम लोग जो बहुत सारी चीजें हैं उनका यूज ही नहीं करेंगे जो कार्बन इमिशन करती हैं, तो जलवायु परिवर्तन से लड़ने में बहुत हेल्प मिलती है। बाजरा को 2018 में पोषक अनाज घोषित किया गया था। किसानों को इसके लाभों से अवगत कराया गया और बाजरा में रुचि पैदा की गई। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत 13, आप लोगों को पता है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, मतलब एक प्रोडक्ट को अपना लीजिए और उसको बढ़ावा दीजिए, आप आगे निकल जाएंगे। फिर एनएफएसए की बात करें तो अनाज के रूप में और 14 राज्यों में इसको लागू किया गया था। 2021 में पीएम पोषण को जितने भी न्यूट्रिशन संबंधी रिजल्ट्स हैं उनको बढ़ाने के लिए बाजरा को शामिल करने की मंजूरी ऑलरेडी दी जा चुकी है। भारत बाजरा की खपत और उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए एक वैश्विक पहल बाजरा इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस शुरू करने की योजना बना रहा है। अगर हम लोग बात करें तो 314 किलोग्राम जो है एक व्यक्ति एक माह में यूज करता है। इसलिए बाजरा के जब से हमने 2023 को यानी कि यूएनजीए ने, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2023 को बाजरा वर्ष घोषित किया है, तो इसकी जो खपत है यानी कि बिक्री है सेल्स में वो 30% का भी इजाफा हो चुका है। चलिए कैपिटल पनिशमेंट की बात करेंगे। सबसे बड़ा एक मृत्यु दंड होता है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता है। चलिए एक छोटी चीज मैं बताता हूं कि राष्ट्रपति जो है वो मृत्यु दंड को, कैपिटल पनिशमेंट को माफ कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल को माफ करने का अधिकार नहीं हो सकता। लेकिन राज्यपाल जो है वो मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में, लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट के अंदर कन्वर्ट कर सकता है ना। चलिए तो डेथ पेनल्टी की हम लोग बात करेंगे, जानेंगे कि क्या वाकई में जरूरी है तो हमने कब से जो है इसको अपनाया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से एक आंकड़े उपलब्ध कराने को कहा। फांसी
से मौत के अलावा कैदियों को फांसी देने की अधिक सम्मानजनक, कम दर्दनाक और सामाजिक रूप से स्वीकार्य तरीके से और की ओर इशारा कर सकते हैं। मतलब कहते हैं कि भाई डेथ पेनल्टी हमारे पास में एकमात्र ऑप्शन नहीं होना चाहिए, इसके अलावा भी हमारे पास में दूसरे ऑप्शंस होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी उन्होंने तर्क को पुख्ता करने के लिए एक नए डेटा की मांग की और कहा है कि हमको नए डेटा चाहिए कि कुछ सालों के अंदर कितने लोगों को फांसी दी गई है, डेथ पेनल्टी जो है सुनाई गई है, और ये भी बताइए कि इसके अलावा भी हमारे पास में कोई ऑप्शन है कि नहीं है। ठीक है, चलिए। तो मौत की सजा, जिसे मृत्युदंड के रूप में भी जाना जाता है, कुछ देशों में एक कानूनी सजा है जहां किसी व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए अपराध के लिए सजा के रूप में राज्य द्वारा मौत की सजा दी जाती है। दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर जो कोड है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, उसकी धारा है, सेक्शन है 354, उसमें कहा गया कि मौत की सजा पाए व्यक्ति को उसकी मृत्यु होने तक गले से लटकाया जाएगा। ठीक है, तो काफी दर्दनाक ये मौत होती है। अब बेसिकली क्या है, प्रॉज एंड कॉज भी हैं इसके। प्रॉज क्या है पहले वो देख लेते हैं। अपराध को रोकने वाला, मतलब दूसरे लोग देख के डर जाते हैं, डरेंगे तो अपराध नहीं करेंगे। पीड़ितों और परिवार को न्याय दिलाती है, जो जैसे मान लीजिए कि हम लोग बात करें कि निर्भया वाला केस हुआ था, तो उसमें जो पीड़ित परिवार था उसको कहीं ना कहीं ये लगा कि हाँ हमको न्याय मिला है। ठीक है, अब कोई भी मान लीजिए हीनियस क्राइम है, जघन्य अपराध है, तो उसके लिए उचित सजा जेल की भीड़भाड़ और खर्च को कम करता है। भाई सीधा उसको जो है रवानगी दे दी है कि भाई ठीक है ऊपर ही जाओ तुम, तो सीधा क्यों जेल में भीड़ भाड़ बढ़ाएं इसकी। पीड़ितों और परिवारों के लिए जो है वो क्लोजर ऑफ विक्टिम्स एंड फैमिलीज। ठीक है, पीड़ित और परिवारों के लिए प्रतिशोध एक तरीके से हो जाता है। कॉज भी इसके कुछ है, कॉन्स भी है कि मानवाधिकार को हनन होता है। क्या वो व्यक्ति जो है, भाई वैसे तो उतने अपराध तो जगन ने किया ही है ना, तो लेकिन फिर भी एक कहीं ना कहीं कैपिटल पनिशमेंट जो है उस देश के बारे में दिखाता है कि यार इतना जबरदस्त कठोर देश नहीं हो सकता है। निर्दोष लोगों को मारने का जोखिम इसके अंदर होता है। कई बार मान लीजिए कोई व्यक्ति निर्दोष है और उसको फांसी की सजा सुना दी है, फांसी लग भी गई है, बाद में पता लगा कि वो तो निर्दोष था, अब क्या करे, है ना। इसलिए फांसी की सजा बहुत लेट होती है। पूर्ण न्याय प्रणाली के अंदर चूक जो है इसको मानते हैं। गलत धारणाओं को पूर्वाग्रह की संभावित, तो बहुत सारे इसकी कॉन्स भी है। इस मुद्दे पर दो प्रमुख निर्णय हैं। एक तो है बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसने मृत्युदंड को बरकरार रखा लेकिन इसे दुर्लभतम यानी कि रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट के अंदर शामिल कर दिया कि मतलब 100 केस में से 1000 केस में से एक ऐसा कोई केस आता है जिसमें देखने को नहीं मिलता, बहुत जघन्य अपराध है, उसको ही जो है मृत्युदंड दिया जाए। दीनदयाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, 1983 के इस केस के अंदर इसी जो पहले वाला फैसला था इसको बरकरार रखा और जितना संभव हो दर्द रहित हो, और रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट के अंदर ही इसको कैटेगरी में डाल दिया गया था। विधि आयोग की बात करें, लॉ कमीशन के 1967 की 35 जो रिपोर्ट थी 35th, उसमें कहा गया कि बिजली के झटके, गैस चैम्बर इस्तेमाल और घातक इंजेक्शन को कुछ लोगों ने जो है कम दर्दनाक जो है माना है। मतलब इसका दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि भाई उसको बिजली के झटके दे दे, वो वैसे तड़प तड़प के मर जाए एक बार में, गैस चैम्बर में उसको जला दिया जाए। ठीक है, अपने 2018 के हलफनामे मतलब रिपोर्ट के अंदर, एफिडेविट के अंदर सरकार ने तर्क दिया कि मौत के वारंट को निष्पादित करने के लिए जो है फांसी से मौत ही एकमात्र व्यवहार्य विकल्प था। हालांकि सरकार ने अन्य देशों में अपनाए जाने वाले तरीकों की जांच करने के लिए अतिरिक्त जो है समय मांगा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल आप लोग जानते हैं कि लंदन के अंदर इसका हेडक्वार्टर है और ये मानवाधिकारों के लिए काम करती है एमनेस्टी इंटरनेशनल, और काफी इंपॉर्टेंट ये संस्था है, ध्यान रखिएगा। तो दुनिया भर के 55 देशों में किताबों में मौत की सजा है, लेकिन वाकई में वो कैपिटल पनिशमेंट देते ही नहीं है ना। और में से बहुत कम देश है जो कैपिटल पनिशमेंट देते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्येक राज्य में अंतःशिरा घातक इंजेक्शन जो है वो दिया जाता है, मतलब मारने के लिए इंजेक्शन वगैरह देते हैं। मृत्युदंड की अनुमति जो है, लेकिन बहुत रेयरेस्ट केस के अंदर ही वहां पर भी मृत्युदंड के अंदर सजा सुनाई जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रो क्यूजन कुछ राज्यों में एक माध्यमिक जो है तरीका भी है। फायरिंग स्क्वाड द्वारा निष्पादित चीन में कार्यरत है। सऊदी अरब अन्य तरीकों के अलावा सिर कलम करने का भी जो है उपयोग करता है। चलिए, तो सब देशों के अलग अलग हैं। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यार कैपिटल पनिशमेंट के ऊपर कुछ बताइए आप, इसके कोई दूसरे विकल्प हो सकते हैं या नहीं हो सकते। आगे हम लोग बात करेंगे भारत की लोकतांत्रिक मूल्यों के अंदर डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज है उसमें काफी गिरावट आई है। वाकई में आई है कि नहीं आई है ना। क्योंकि अभी देश के अंदर बहुत सारी हलचलें हुई हैं, जैसे राहुल गांधी की जो सदस्यता है उसको समाप्त किया गया, सांसद की उनकी सांसद ही समाप्त कर दी गई है। सांसद ही जो वो करते थे, केरल से उनकी सीट थी, हटा दिया गया, है ना। ओके, टाटा बाय बाय कर दिया गया। तो बहुत सारे लोगों ने आरोप लगाया कि लोकतंत्र खतरे में है। खतरे में है कि नहीं है, क्या वाकई में गिरावट आई है, बात करेंगे हम लोग, कुछ डेटास की हम लोग बात करेंगे। तो हाल के वर्षों में भारत के लोकतांत्रिक मूल्य में गिरावट आई है या नहीं आई है, इस पर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अंदर एक बहस भी हो गई, है ना। जानबूझकर लोकतंत्र के सूचकांक जो है ना कि डेलिब्रेटिव डेमोक्रेटिक इंडेक्स जो है, मतलब इट
कई बार क्या होता है कि हम लोग कोई काम करते नहीं, हम लोग बहुत खुश रहते हैं, लेकिन अगले व्यक्ति को दुखी दिखाई देते हैं। हमारा लोकतंत्र बड़ा अच्छा है, लेकिन अगले व्यक्ति को लगता है खतरे में है। तो देखने का नजरिया है अपना अपना, ठीक है। चाहे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज में आप कितनी भी रिसर्च कर लो, और लेकिन वो तो भारत के अंदर आने के बाद ही पता चलेगा। यहाँ आके रिसर्च करो, ठीक है। तो जानबूझकर जो है यह मापता है कि राजनीतिक निर्णय सार्वजनिक तर्क या भावनात्मक अपील और जबरदस्ती के माध्यम से किए जाते हैं या फिर नहीं। समाजवादी लोकतंत्र सूचकांक यह अधिकारों, मतलब ये बेसिकली इंडेक्सेस हैं जिसके आधार पर हम लोग इसको मेजर करते हैं, है ना। जैसे द इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स है, द पार्टिसिपेंट डेमोक्रेसी इंडेक्स है, ये तमाम जो है वो क्या करते हैं, इनके आधार पर ही हम लोग डेमोक्रेसी को मेजर कर सकते हैं। तो सीधी सीधी बात है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के द्वारा ये तमाम इंडेक्सेस जो हैं वो करवाए गए, और उसमें भारत के लिए ये बताया गया कि कुछ आंकड़े ये बताते हैं कि भारत के अंदर लोकतंत्र खतरे में है ना। और कुछ कहते हैं कि नहीं है, क्योंकि उन्होंने फिर जिक्र किया 1975 का, कि 1975 के अंदर जब आपातकाल लगा था, इमरजेंसी लगी थी, तो उस समय भी जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज थी उसमें भी काफी जो है डाउनफॉल देखा गया था। तब नाउ 1975 में देखिए, यहाँ पर हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज को बहुत नीचे दिखाया गया है, ठीक है। और बड़ी कब थी, 1950 से लेकर 1975 तक काफी अपने चरमोत्कर्ष पर थी। यहाँ पे देखिए, ये लीजिए, गजब, जब भारत आजादी हुआ था, फिर डाउन चली गई, फिर वापस है, और फिर अब देखिए 2023 को बिल्कुल नीचे की ओर ये दिखा रहे हैं, है ना। तो खैर देखते हैं किस तरीके से इसको मेजर किया जाता है ना। सरकार की आलोचना करने वाली ऑनलाइन सामग्री पोस्ट करने के लिए नागरिकों की गिरफ्तारी कई बार होती है। बेसिकली इससे होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई सरकार की आलोचना कर रहा है, उसको अरेस्ट कर लिया। आर्टिकल 19 जो है उसका अगर कोई यूज कर रहा है, बोल रहा है, पत्रकार वगैरह बोल रहे हैं, उनको अरेस्ट कर लिया, उनको धमका रहे हैं, है ना, कई बार ऐसा होता है। तो बेसिकली ये सभी जो है वो एक ड्रॉबैक्स माने जाते हैं डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है। इंटरनेट बंद कर देते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर इंटरनेट जब बंद हुआ तो उस समय एक रिपोर्ट आई, उसने कहा कि भारत विश्व में सबसे ज्यादा इंटरनेट बंद करने वाला देश है, ठीक है। सरकार ने इंटरनेट पर राजनीतिक जानकारी का जो है वो सेंसर भी जारी किया। जनता को प्रभावित करने के लिए भ्रामक झूठी जानकारियां प्रसारित करने के लिए सरकार द्वारा सोशल मीडिया का उपयोग करने का आरोप, पत्रकारों का उत्पीड़न, ये तमाम जानकारी जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई थी, ठीक है। चलिए, एनालाइजिंग इंडियाज डेमोक्रेसी, भारतीय राजनीतिक प्रणाली, सरकार का संसदीय रूप। सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारे पास में, लोगों की सरकार है, ठीक है। अब्राहम लिंकन कहते हैं कि लोगों की सरकार, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा। अप्रत्यक्ष हमारे पास में लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र हमारे पास में है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों है, ठीक है। एक फ्री हमारे पास में जुडिशरी सिस्टम है, हम लोग यहाँ पर जो है निष्पक्ष चुनाव करवाते हैं, है ना। इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमारे पास में है, ठीक है। चलिए, तो ये सब विशेषताएं जो है हमारे पास में है। जाति व्यवस्था, असमानता का स्तर, ये सब जो है वो हमारे पास में है। मतलब इंडिया की डेमोक्रेसी इतनी ज्यादा डाइवर्सिफाइड है कि उसको मेजर करने के लिए आपके पास में बहुत सारे आंकड़े चाहिए, ठीक है। तो भारत में लोकतांत्रिक जो है बहुत लंबे समय से है, ब्रिटेन से हम लोगों ने बहुत सारा इसका एडॉप्ट किया है। चलिए, तो कोई लोकतंत्र वोकतंत्र खतरे में नहीं है, आराम से मस्त होइए, आराम से खुश रहिए, है ना। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र विश्व जल रिपोर्ट 2023 जो है इसको प्रस्तुत किया गया है। देखते हैं क्या है इस रिपोर्ट के अंदर, क्या फाइंडिंग्स हैं, क्या रिकमेंडेशंस हैं, क्या है इस रिपोर्ट के बारे में, है ना। चलिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2023 जो है वो जारी की गई है। इसका विषय था जल के लिए भागीदारी और सहयोग पार्टनरशिप्स एंड कॉर्पोरेशन फॉर वाटर। साथ ही यूएन 2023 जल सम्मेलन इस समय न्यूयॉर्क में जो है हो रहा है। तो विश्व स्तर पर 2 अरब लोगों के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है, और 3.6 अरब लोगों के पास सुरक्षित रूप से प्रबंधित स्वच्छता तक पहुंच नहीं है। पानी की कमी का सामना कर रही वैश्विक शहरी आबादी ने के 1/3 2016 से बढ़कर 2050 में वैश्विक शहरी, मतलब पूरी की पूरी रिपोर्ट के बारे में बताया गया है। और ये भी कहा गया कि भारत जो है वो आगे आने वाले समय में पानी के लिए बहुत ज्यादा जो है परेशान हो सकता है। पानी के दबाव में रहने वाले 80% लोग एशिया में रहते हैं, खासतौर पर चीन, भारत और पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। क्या रिकमेंडेशन है, क्या सुझाव दिए हैं कि बेसिकली ठोस समाधान जो है, सॉलिड इसके सॉल्यूशंस करने जरूरी हैं, और इसको तैयार करने और वितरित करने के लिए एक और जो है वो साथ लाने की जरूरत है। समुदाय को, नागरिकों को, सबको एक साथ लाने की जरूरत है, ठीक है। खासतौर पर अगर हम लोग ऊर्जा, एनर्जी सेक्टर पर अगर ध्यान देंगे, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जो है बढ़ेंगे, तो पानी की भी कहीं ना कहीं बचत होगी, और हम लोग जो है खासतौर पर वाटर और एनर्जी से सुरक्षा जो है वो ले पाएंगे। और सीधी सीधी बात है कि एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, अगर 2030 तक भी हम लोगों ने उनको अचीव कर लिया है तो बहुत सारा बेनिफिट जो है हमको होने वाला है। ज्ञान हस्तांतरण के बजाय ज्ञान सह निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने वाली साझेदारी का उद्देश्य ज्ञान प्रणाली के भीतर विशेषज्ञता और अनुभव की विविधता को गले लगाना है। जल संसाधन प्रबंधन प्रथाओं में जो है पारंपरिक तत्वों को शामिल किया जाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर पश्चिमी राजस्थान, भारत में पार प्रणाली, और पेरू में अमुनास,
ठीक है, ये रिकमेंडेशन है कि वहां पर उन्होंने कुछ ऐसा ही किया था। ठीक है, तो जो है बहुत सारा रिकमेंडेशन हमारे पास में आई है। अदर स्टेप फॉर कंजर्व वाटर, सतत विकास लक्ष्य एसडीजी की हम लोग बात कर रहे थे, उसका छठा लक्ष्य है, उसको अगर पालेंगे, ठीक है, फिर डबलिन सिद्धांतों को पानी में आर्थिक अच्छे के रूप में जो है वो स्थापित किया गया था। रिपोर्ट के बारे में बात करें तो यूएन के द्वारा इसको जारी किया गया है, और न्यूयॉर्क के अंदर रिसेंटली एक सम्मेलन जो है वो भी आयोजित किया गया था। हम लोग हर साल जो है 22 मार्च को एक जल दिवस जो है, विश्व जल दिवस मनाते हैं, ताकि हम लोग पानी को कैसे रिजर्व करके रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, यानी कि उसको सस्टेन सस्टेन जो है कैसे यूज कर सकते हैं। 1977 में अर्जेंटीना के मार डेल प्लाटा में आयोजित सम्मेलन के बाद यह पानी को समर्पित दूसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन होगा। तो 2023 के अंदर जो सम्मेलन हुआ है न्यूयॉर्क के अंदर, ये दूसरा सम्मेलन ऐसा है। ठीक है, इसके लिए बी द चेंज नामक एक वैश्विक अभियान जो है वो भी शुरू किया गया है। सम्मेलन समाप्त होने के बाद हम इसके परिणाम को कवर करेंगे। मतलब बेसिकली जब ये पूरा का पूरा सम्मेलन कवर हो जाएगा उसके बाद में हम लोग बात करें कि भारत ने 2019 के अंदर जल जीवन मिशन शुरू किया था। उसमें टारगेट था कि 2024 तक हम हर घर तक जो है वो नल के माध्यम से जल पहुंचा देंगे। और जल शक्ति मंत्रालय, गजेंद्र सिंह शेखावत इसके जो है मंत्री हैं, उन्होंने 2019 के अंदर इस मंत्रालय का गठन किया था, यानी कि या तो सरकार ने था, अध्यक्षता वो कर रहे हैं अभी। तो ये हमारे पास में और भी हैं। तो इसकी शुरुआत 2019 में की गई थी, और फोकस हम लोग किसके ऊपर कर रहे हैं कि कैसे भी करके जो है वो शिक्षा, मतलब एजुकेट करें लोगों को पानी को बचाने के लिए। ठीक है, चलिए, तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, दीपक इंद्रा ऑफिशियल। जितनी भी लेक्चर होते हैं उनकी पीडीएफ और नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाते हैं। स्टडी क्लोज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेकर आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग अप्रैल के फर्स्ट वीक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा। चलिए, धन्यवाद।